हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएस उपाध्याय पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी फाइनल की फिजिक्स करवा रहा हूं और इसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर थर्ड की। और पेपर थर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका है, इसकी फर्स्ट यूनिट देख रहे हैं। तो देखिए यूनिट फर्स्ट, कुछ पार्ट मैंने लिख रखा है इसके अंदर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे तीन तो आपके प्राचल दे रखे हैं, जेड, एच और वाई। ठीक है, तीन क्या दे रखे हैं? प्राचल दे रखे हैं। तीनों प्राचल को अच्छे से पढ़ करके जाना। डेल्टा और स्टार जो आपके रूपांतरण दे रखा है, ठीक है, डेल्टा स्टार टी और डेल्टा जो रूपांतरण दे रखा है उसको भी आप लोग देख करके जाना। यहाँ से भी जो आपके 3 नंबर वाला जो पार्ट आता है बी सेक्शन, उसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आगे वाले बड़े पार्ट की। जो सी सेक्शन आपका है उसके अंदर जो बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ से पक्का पूछा जाता है और वो इसमें 6 थ्योरम दे रखी है। ठीक है, टोटल कितनी थ्योरम दे रखी है? 6 थ्योरम दे रखी है। इन 6 थ्योरम की बात हम लोग करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है 6 थ्योरम, इनमें से एक जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, पीछे तो पूछी गई है, तो इन्हीं थ्योरम्स को मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। देखिए शुरू करते हैं। थ्योरम देखिए क्या बता रही है अपने को, अध्यारोपण थ्योरम। इसका नाम क्या है? अध्यारोपण की थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम एग्जाम में जब भी आई है बड़े क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है ये। ठीक है, तो ये थ्योरम देखिए बच्चों आपको क्या बता रही है। ये बता रही है कि यदि किसी जाल में 2 या 2 से अधिक जनित्र जुड़े हो, यानी आपके पास में कोई एक जाल है। जाल क्या होता है? जैसे ये बना रखा है, परिपथों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? आपका जाल कहलाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक क्या जुड़े हो? जनित्र जुड़े हो। जनित्र का मतलब हो गया बच्चों ऊर्जा स्रोत जुड़े हो। ठीक है, क्या जुड़े हो? ऊर्जा स्रोत जुड़े हुए हैं। ऊर्जा स्रोत जिसे आप लोग बैटरी बोलते हो ना, बैटरी E1 और E2 जैसे इसमें जोड़ रखी है। प्रीपर डायग्राम में देखना, ये E1 और ये क्या है? E2 है। तो ये क्या हो गए? ऊर्जा स्रोत हो गए। तो यदि किसी जाल में 2 या 2 से अधिक क्या जुड़े हो? जनित्र जुड़े हो, तो उसके किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान, किसके अंदर? उसके किसी भी अवयव में प्रवाहित धारा का मान, या तो अवयव या किसी एक बिंदु। जैसे कोई भी एक अवयव आप लोग ले सकते हो। आपकी बुक के अंदर जो सोल्व कर रहा है उसकी बात अगर करें तो इसने Z1 के लिए इसे सोल्व कर रखा है। ठीक है, जो थ्योरम को सोल्व कर रखे वो किसके लिए कर रखे? Z1 जो आपका ये वाला पार्ट है इसके लिए इसने सोल्व कर रखा है। ठीक है, तो क्या बोल रखा है कि किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान। जैसे इस Z1 की बात करें तो इस Z1 में से जो धारा जाएगी वो धारा देखिए, तो धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है जो प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी प्रत्येक जनित्र जो है इसके कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसके योग के बराबर होती है। जैसे ये वाली धारा देखिए E1 जो आपका स्रोत है, इससे धारा जाएगी किस में? जाएगी Z1 में जाएगी। ये वाला स्रोत है, इससे भी धारा जाएगी किसके अंदर? जाएगी Z1 के अंदर जाएगी। ध्यान रखना पूरी I2 नहीं जाएगी, I2 का कुछ पार्ट जाएगा जो धारा के वितरण नियम से हम लोग निकालते हैं। तो इस Z1 के अंदर जो धारा जाएगी ना, वो धारा दोनों की वजह से जाएगी। किसकी वजह से? E1 की वजह से और E2 की वजह से। दोनों की वजह से धारा का योग जो होगा वो होगा Z1 पर, यानी Z1 पर धारा जो है वो दोनों स्रोतों की वजह से जाएगी, E1 और E2 की वजह से। ये आपका ये थ्योरम जो है वो बता रही है। ठीक है, लास्ट में देखिए, लास्ट में इसने बता रखा है कि जबकि दूसरे जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दे। ये वाला पार्ट जो है ये हमें जरूरत पड़ता है जब हम लोग थ्योरम को सिद्ध करते हैं। थ्योरम को सिद्ध करें या न्यूमेरिकल को सिद्ध करें, तब आपको इस लाइन की जरूरत पड़ेगी कि जबकि दूसरे जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दे। यहाँ से मैं आपको न्यूमेरिकल और थ्योरम दोनों साथ में बता दूंगा। तो ये क्या बोल रहा है कि दूसरा जनित्र जो है उसको उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से क्या कर देना है? प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक है, ये जो लाइन है जहाँ आएगा डायग्राम बनाऊंगा, वहाँ जब इसे काम में लूंगा तब इसे बताऊंगा कि जो थ्योरम के अंदर लाइन लिख रखी है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो शायद थ्योरम का कथन आपके समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो भी चलेगा, क्योंकि आगे मैं इसे सोल्व करूँगा तब बिल्कुल लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि ये थ्योरम बताना क्या चाहती है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ आपको, देखो क्या बता रही है थ्योरम। ये बता रही है कि एक आपके पास में E1 जनित्र है, एक आपके पास में E2 जनित्र है, 2 जनित्र आपके पास में है और यहाँ एक Z1 अवयव लगा हुआ है। इस Z1 के अंदर जो धारा जाएगी ना वो E1 और E2 दोनों की वजह से जाएगी। जैसे Z2 के अंदर देखें तो Z2 में जो धारा जाएगी ना वो E2 और E1 दोनों की वजह से जाएगी। Z3 में धारा E1 और E2 दोनों की वजह से जाएगी। ठीक है, एक तरीका होता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम लगा करके अगर आप लोग इसे सोल्व करो, जैसे बुक के अंदर दे रखा है 2 लाइनें ये दे रखी है, फिर हल करने पर ये दे रखा है। अगर किरचॉफ के नियम से आप लोग इसे सोल्व करने जाओ तो कम से कम 2-3 पेज का जो है ये मटेरियल बनने वाला है। ठीक है, पर बुक में सीधा दे रखा है, इसे ये देने के बाद में हल करने पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अब थ्योरम को सोल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से इसे हटा देता हूँ। देखिए पहले जो मैंने सोल्व कर रखा है वो आपको बता देता हूँ।
थ्योरम देखिए क्या बता रही है आपको, ये बात बोल रही है कि ये आपका एक जाल है। ठीक है, थ्योरम लगाने से पहले ये जो पार्ट इसने सोल्व कर रखा है आपके बुक में, ये जो सोल्व किया गया ना समीकरण नंबर 4 तक, ये वाला पार्ट मैंने लिख रखा है। यहाँ तक थ्योरम काम में नहीं आई है, यहाँ तक क्रिचॉफ का नियम काम में आया है। क्रिचॉफ के नियम को इसने काम में लिया है। संधि और जो आपके पास का नियम है, पास या लूप जो विधियाँ दी गई है बुक के स्टार्ट के अंदर, उनको काम में लेकर के इसे सोल्व किया गया। थ्योरम जो है इसके बाद में सिद्ध की गई है। देखिए पहले, जैसे ये आपके पास में क्या दे रखा है, कोई एक जाल दे रखा है। जाल के अंदर इसमें धारा I1 मान लेते हैं, इसमें धारा I2 मान लेते हैं। धारा प्लस से निकलती है तो इससे धारा इस ओर निकलेगी और इससे धारा जो वो इस ओर जाएगी। ये आपका पास I1 है, ये जो फर्स्ट पास है जिसमें I1 धारा जा रही है, इसके अंदर आप लोग क्रिचॉफ का नियम लगाओ। क्रिचॉफ का नियम लगाओगे तो क्रिचॉफ के नियम के अनुसार जो वोल्टेज हैं उनका बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, जो स्रोत दे रहा है उनकी वोल्टेज के बराबर होगा। यानी आपको स्रोत की वोल्टेज जोड़ देनी है और बराबर कर देनी है वोल्टताओं पतन के। तो यहाँ Z1 I1 यहाँ पर कितनी वोल्टेज होगी, तो वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, V = RI। विभव या विभवांतर ज्ञात करते हैं, V = RI। RI हम लोग लिखने वाले हैं, तो R की जगह तो क्या है बच्चों, Z1 है, और I की जगह कौन है, I1 है। तो क्या आएगा, Z1 I1 आएगा। क्या आएगा बच्चों, Z1 और I1 आएगा। ठीक है, फिर अपने यहाँ आते हैं, इस ओर आते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ दो धाराएं आ रही है, I1 आ रही है, I2 आ रही है, दोनों की दिशा क्या है, सेम है। तो प्लस का क्या आएगा, I1 भी आएगा और प्लस की I2 भी आएगी। दोनों मिलकर के किसके अंदर जाएगी, Z3 के अंदर जाएगी। ठीक है, और ये बराबर आएंगे किसके, बराबर आएंगे E1 के। यानी E1 जो है वो किसके बराबर है, तो E1 यहाँ से आपके इसके बराबर है। यहाँ देखिए ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है Z1 I1 प्लस ये क्या बनेगा, Z3 I1 प्लस I2 Z3, और इन दोनों में से कॉमन कौन आ जाता है, I1 जो है वो कॉमन आ जाता है। तो ये लाइन बन जाती है, I1 कॉमन आ गया, Z1 प्लस Z3, और पीछे क्या बचता है आपका I2 Z3, और समीकरण नंबर 1 बन जाती है। इस तरीके से आपको ये समीकरण बनानी है, सीधा नहीं लिखना है आपको, 2-3 लाइनें बनानी है इसकी। यानी सबसे पहले ये लाइन लिखनी है क्रिचॉफ के नियम से, उसके बाद में यहाँ से इसे कॉमन लेना है, उसके बाद में समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं समीकरण नंबर 2 की और कि समीकरण नंबर 2 कैसे बनानी है। इस लूप को लेना है, इसकी ये जो आपके वोल्टेज हैं इनका योग इसके बराबर आना चाहिए। तो बराबर तो क्या आएगा, E2 आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा Z2 I2, कितना आएगा, यहाँ Z2 I2 आएगा। फिर यहाँ आओ, यहाँ देखो Z3 है, Z3 इसमें धारा कितनी है, I1 प्लस I2 है। ठीक है, कितनी है, I1 प्लस I2 है। यहाँ कॉमन कौन आ रहा है बच्चों, I2 आ रहा है। कॉमन कौन आ रहा है, I2 आ रहा है। तो I2 ये देखिए कॉमन लेने के बाद में क्या बचता है, Z2 प्लस Z3, ये Z2 और यहाँ से Z3, और पीछे क्या बचता है, I1 और Z3। उससे आपकी क्या आ जाती है, समीकरण नंबर 2 आ जाती है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बनानी है। ठीक है, आगे देखिए, सोल्व करना है बच्चों, आपको सीधा नहीं लिखना है, ध्यान रखना है इस बात का। इतना सोल्व करने के बाद में आपकी बुक में जो लाइन दे रखी है उसके हिसाब से इसने दे रखा है कि सीधा आपको क्या करना है, हल करना है। अब आप लोग हल कैसे करना है, जैसे मैथ में इक्वेशन हल करते हो उस तरीके से नहीं करना है जैसे मैथ में करते हो आप लोग कि यहाँ से I1 हटा दें, यहाँ से I2 हटा दें और फिर हम लोग सोल्व कर लें, आपके पास में मान आ जाएगा। ऐसे नहीं करना है बच्चों, आपको जो पास विधि आपके दे रखी है, मैंने वीडियो बना रखा है पहले से ही, उन दोनों को देख लेना आप लोग, पुरानी प्लेलिस्ट जो है उसमें मिल जाएंगे आपको कि किस प्रकार से इन समीकरणों को सोल्व करना होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे IR का मान ज्ञात करना होता है, IR का फॉर्मूला क्या होता है, ZR/del Z होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको काम में लेकर के क्या करनी है, ये समीकरणें बनानी है। डायरेक्ट नहीं करना है बच्चों, जैसे बुक में कर रखा है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला ये जो पास विश्लेषण विधि है वहाँ पर ये फॉर्मूला दे रखा है, इसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है। तो IR किसके बराबर है, del R/del Z के होता है। ठीक है, del Z यहाँ पर क्या होता है, तो del Z जैसे ये समीकरणें आपको दी गई है। ठीक है, ये समीकरणें दी गई है, इस डायग्राम को भी हटा देता हूँ यहाँ से। आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है IR बराबर del R/del Z। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसे मैट्रिक्स रूप में अगर लिखें, सारणी के रूप में लिखें, तो ये बनेगा E1 E2, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा Z1 प्लस Z3, और यहाँ क्या आएगा, Z3 आएगा। यहाँ देखिए I1 का गुणांक क्या है, Z3 है, और I2 का गुणांक क्या है, Z2 प्लस Z3 है। ठीक है, और साइड में क्या आ जाएगा, I1 और I2 आ जाएगा। ऐसा बनाना है हम लोगों को इसे। ठीक है, ऐसा बना लेना। इसे सॉल्व कैसे करना है, इसके बीच का जो मैटर छोड़ रखा है वो आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद में क्या करना है, आपको इस प्रकार से इसे बना लेना है। फिर यहाँ ये वाली जो सारणी का आपका है, इसको अपने बोलते हैं प्रतिबाधा मैट्रिक्स।
ये वाला जो पार्ट है इसे क्या बोला जाता है, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। इसे लिखा जाता है डेल जेड से, ठीक है। वैसे इसे जेड से ऐसे लिखते हैं सारणी के रूप में, फिर सारणी को ये मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं और फिर सारणी के रूप में लिख करके इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी ये जो है ये कितना है Z1 प्लस Z3, ये कितना है Z3 और ये कितना है Z3 Z2 प्लस Z3, ठीक है। ये आपके पास में डेल जेड है। डेल जेड का मान कितना है बच्चों, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा, यानी से लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले Z1 को करें तो Z1 Z2, फिर Z1 को करें तो Z1 Z3, फिर Z3 को करें तो Z2 Z3, फिर Z3 को करें तो प्लस का Z3 की स्क्वायर माइनस का Z3 की स्क्वायर, ये कट जाएगा बच्चों। और आपके पास में डेल जेड का मान कितना बचेगा, डेल वन ये Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, ये मान बच्चों किसका है, ये डेल जेड का मान है। किसका मान है, डेल जेड का मान है। यानी ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया डेल जेड, और डेल जेड का मान बच्चों कितना आ गया आपका, आपके पास में ये वाला मान आ गया, ठीक है, डेल जेड का मान। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में कि डेल जेड अपना कितना है, ये जो है डेल जेड ये है Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये किसका मान है, डेल जेड का मान है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब अपने को किसका मान चाहिए, अब हमें चाहिए डेल आर का मान। किसका मान चाहिए बच्चों, डेल आर का मान चाहिए। यानी आपको चाहिए डेल वन और क्या चाहिए आपको, डेल टू चाहिए। आपको ये दो टर्म चाहिए, डेल वन और डेल टू। डेल वन का मान अगर आपको ज्ञात करना हो तो ये जो आपके पास में डेल जेड अभी हम लोगों ने लिखा था, ये जो है ये क्या होता है, डेल जेड होता है, ये डेल जेड होता है। अगर वन का चाहिए तो ये जो इसका पहले वाला कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम को आपको इससे क्या कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। तो ये बनेगा E1 E2 और ये आ जाएगा Z3 Z2 Z3, ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर डेल टू का चाहिए तो आपको क्या करना है, तो इस दूसरे को प्रतिस्थापित कर देना है, 1 3 3 और E1 और E2। ये बच्चों किसका मान है, ये डेल वन और डेल जेड के मान आपके पास में है, और ये किसका मान है, डेल जेड का। अब देखिए आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए I1। क्या चाहिए आपको, I1 चाहिए। I1 के लिए आपको क्या करना है, डेल वन बटा डेल जेड करना है। डेल वन का मान यहाँ से आएगा, देखिए कितना आएगा, ये आएगा Z2 प्लस Z3 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, E1, माइनस का क्या आएगा, माइनस का आएगा E2 और Z3, ये आ गया। अब भाग में क्या आना चाहिए, डेल जेड का मान वो रहा आपके पास में, Z1 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। देखिए बच्चों ये वाली समीकरण, ये तो आ रहा है मान आपके पास में, देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है Z2 Z3 E1 और भाग में ये टर्म है, माइनस के अंदर क्या है E2 Z3 और भाग में ये टर्म है। अगर दोनों को अलग अलग भाग दें तो आपकी समीकरण नंबर 3 बन जाती है। बच्चों आपको सोल्व करके आनी है, डायरेक्ट लिखोगे नंबर कटेंगे, ध्यान रखना है इस बात का। यानी आपको यहाँ तक किसे सोल्व करना है। अब आपको क्या करना है, I2 को सोल्व करना है। किसे सोल्व करना है, I2 को सोल्व करना है। जैसे आप लोगों ने I1 को सोल्व किया है उसी प्रकार आपको किसको सोल्व कर लेना है, I2 को सोल्व कर लेना है। यानी I2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे यहाँ बना था डेल वन तो डेल टू बटा डेल जेड। तो भाग वाली टर्म तो सेम है, देख लो ये टर्म बिल्कुल सेम है, पर ऊपर वाली टर्म जो है डेल वन की बजाय क्या आ जाएगी, डेल टू आ जाएगी। यहाँ से मान आ जाएगा क्या आएगा, E2 Z1 Z3, ये रहा E2 Z1 Z3 प्लस का है, और माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा E1 Z3, ये देखिए माइनस के साथ में लिखा गया, ये किसका मान है, I2 का मान है, ठीक है। ये समीकरण आ जाती है आपके पास में 3 और 4। 3 और 4 कैसे है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं अपने थ्योरम। ये तो किरचॉफ के नियम से हम लोगों ने सोल्व किया है। अब आपको देखिए थ्योरम क्या बात बोल रही है, जैसे जैसे आपको थ्योरम बोल रही है वैसे वैसे लिखते जाओ। तो थ्योरम आपको ये बात बोल रही है कि आपके पास में कोई एक जटिल जाल है जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या जुड़ी है, प्रतिबाधाएं जुड़ी हुई है। तो ये Z1 जुड़ा हुआ है, ये Z2 जुड़ा हुआ है, ये Z3 जुड़ा हुआ है, और परिपथ के किसी एक अवयव की बात कर रहा है, किसी एक अवयव की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। जैसे Z1 की बात हम लोग कर लेते हैं, तो Z1 में से कितनी धारा जा रही है, तो आप सबको पता है Z1 में से कितनी धारा जा रही है, I1 धारा जा रही है। इस I1 धारा का मान पीछे जो किया है हम लोग, अगर इससे ना करना पड़े डायरेक्ट करना पड़े तो कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जो प्रवाहित धारा होगी वो Z1 में धारा जो जा रही है, Z1 में जो धारा जा रही है वो सभी जनित्रों के कारण प्रवाहित धारा के योग के बराबर होगी, और जो बाकी के बचे हुए जनित्र है उनको क्या कर देना है,
उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देना है। जैसे यहाँ जो जनित्र था उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया। जैसे आंतरिक प्रतिरोध होता है सेल का, उसी प्रकार इसे प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे ये सेल होता है, ये क्या है, सेल है, और ये क्या है बच्चों, इसके साथ में इसकी आंतरिक प्रतिबाधा है। तो ये आपके पास में क्या होता है, इसकी वोल्टेज होती है V = E - IR जो हम लोग लिखते हैं। तो इसे हटा देना है और आपको किसे रख लेना है, सिर्फ R को रख लेना है। यानी आंतरिक प्रतिबाधा अगर आपको दी जाती तो यहाँ पर क्या आ जाती है, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा आ जाती है। अब आंतरिक प्रतिबाधा नहीं दी है तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसे हटा देना है और एक सीधा तार लगा देना है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, अगर आंतरिक प्रतिबाधा का मान दिया जाता है तभी यहाँ पर किसे रखा जाता है, आंतरिक प्रतिबाधा को रखा जाता है। ठीक है, देखिए इतना पार्ट हम लोगों को सोल्व करना है। तो किस पार्ट के लिए सोल्व कर रहे हैं, Z1 के लिए सोल्व कर लेना है। यहाँ से जो धारा जा रही है उसे कुछ मान लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से जो धारा जा रही है इसे क्या मान लिया, I1 डैश मान लिया। क्या मान लिया, I1 डैश मान लिया। इस साइड भी धारा जाएगी, उससे अपने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने तो सिर्फ इसे सोल्व करना है। तो यहाँ धारा कितनी जा रही है, I1 डैश जा रही है। तो I1 डैश का मान आप लोगों को क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। I1 डैश का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। अगर I1 डैश का मान आप लोग ज्ञात करो, I1 डैश का अगर आप लोग मान ज्ञात करो, तो I1 डैश के मान के लिए बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आप लोग लिखते हो V = RI, तो I के लिए आप लोग क्या करते हो, V/R करते हो ना। क्या करते हो, V/R करते हो। V की जगह क्या आ गया बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल आ गया। R की जगह क्या आ गया, Z आ गया। यानी आपको क्या करना है, V/R यानी E/Z आप लोगों को लिखना है। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको क्या लिखना है, V/R लिखना है। तो V आपका क्या होगा, V होगा वोल्टेज, वोल्टेज कितनी है, E1, वोल्टेज कितनी है, E1 है। और बाद में क्या लिखना है, आपको R लिखना है, यानी क्या लिखना है, Z लिखना है। अब Z कैसे लिखें, Z इसे छोड़ो, आप लोग इन 2 पॉइंट की बात करी तो 3 प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से कितने प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं, 3। ये कितना है, Z1। फिर एक तार जा रहा है किसकी ओर, Z2 की ओर। एक तार जा रहा है किसकी ओर, Z3 की ओर। ठीक है, और फिर ये टर्मिनल घूम करके कहाँ जाते हैं, E1 की ओर आ जाते हैं। यहाँ पर E1 अपना जुड़ा हुआ है। तो ये 2 टर्मिनल हो गए, इनका प्रतिरोध कितना है। तो प्रतिरोध आप लोग देख सकते हो कि Z1 जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा है इन दोनों के। ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ऊपर गुणा करते हैं, नीचे जोड़ करते हैं। क्लास में पहले भी 1-2 बार मैं आपको बता चुका हूँ, अगर याद हो तो ऊपर क्या करनी है, इनकी गुणा करनी है, और नीचे क्या करना है, इनका जोड़ करना है। यानी 1/Z2 + 1/Z3 एलसीएम लेना है, Z2 Z3, ऊपर Z2 + Z3 आएगा, 1/Z का मान है, उल्टा कर लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। या सीधा याद रखो, समांतर क्रम में ऊपर गुणा करते हैं, नीचे क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। ये बच्चों किसका मान है, Z का मान है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या आएगा, बाद में आएगा Z1 + Z2 Z3, और ये Z2 + Z3। ठीक है, एलसीएम बच्चों ये E1 है, एलसीएम यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एलसीएम आ रहा है Z2 + Z3। इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, Z1 Z2 + Z1 Z3। ये तो आएगा नहीं, क्या आएगा, Z2 + ये Z2 Z3 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो I1 डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E1 Z2 + Z3 भाग में कितना, Z1 Z2 + Z1 Z3 + Z2 Z3। ये मान आ गया। ये किसका मान है बच्चों, I1 डैश का मान है। किसका मान है, I1 डैश का मान है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो ये वाला जो मान है, Z2 Z3 E1, और बाद में ये टर्म आपको दिख ही रही है। ठीक है, तो ये जो मान है, ये पहले वाला मान है, ये तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। I1 का मान आपको ज्ञात करना था, ये पहले वाला मान तो अपना क्या हो गया, ज्ञात हो गया। यहाँ से ये देखो, इतना इतना मान जो है हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, ये वाला मान। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है, अब आपको थ्योरम को फिर से पढ़ना है। थ्योरम में क्या बोल रखा है कि सभी जो आपके स्रोत है उनकी वजह से धारा जो है किस में प्रवाहित होगी, Z1 में प्रवाहित होगी। ये तो सिर्फ किसकी वजह से आई है, E1 की वजह से आई है। अब देखो स्रोत तो दूसरी तरफ भी जुड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या है, E2 है। इसकी वजह से भी तो आपको धारा निकालनी पड़ेगी, तब ये बची हुई टर्म आपकी आ जाएगी। तो इसे तो आप लोग देख लेना कि इतना मान तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। I1 डैश से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसे लिख दिया है। यानी ये जो मान है ये किसका है बच्चों, I1 डैश का है। बाकी पार्ट में इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, पेज पर लिख लेना इसे। थ्योरम का दूसरा पार्ट देखिए, ये I1 डैश का मान आ गया बच्चों, इतना तो। अब देखिए इसे एक बार रखा है मैंने आप लोगों को बताने के लिए। देखिए अब क्या करना है, अब आपको फिर से डायग्राम बनाना है। फिर से क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है इसका। ये वाला डायग्राम फिर से हम लोगों ने बना दिया है। ठीक है, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। अब की बार आपको स्रोत कहाँ जोड़ देना है बच्चों, अब की बार स्रोत आपको यहाँ जोड़ देना है। कौन सा, E2 का। और E1 को क्या कर देना है, थ्योरम लिख रहा है जबकि
बचे हुए जनित्रों को क्या करना है, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देना। यानी E2 की वजह से इसमें प्रवाहित धारा को देख रहे हैं तो इसे प्रतिस्थापित कर दिया, इसकी वजह से इसमें प्रवाहित धारा को देख रहे हैं तो इसे क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं हम लोग, इसकी वजह से यहाँ धारा प्रवाहित होगी कोई ना कोई, जैसे I2 डैश लिख देता हूँ, डैश डबल डैश कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, मैंने I2 डैश इसको लिख दिया है, ठीक है। ये I2 डबल डैश भी आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। अब ये तो धारा इसमें जा रही है, आपको Z1 निकालना है, तो Z1 का मान जो आएगा, इसमें धारा लगाएगी Z1 में से, तो क्योंकि ये जो धारा जाएगी I2 डैश दो पार्ट में जाएगी, ये एक पार्ट इसमें चला जाएगा, एक पार्ट इसका इसमें चले जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि इधर से I1 धारा आ रही है तो इधर I2 चली जाएगी और नीचे I1 माइनस I2 जाती है। वैसे ही यहाँ तो धारा I2 डैश आ रही है, इससे तो I2 डैश आ रही है, पर इसमें जो धारा जाएगी, जैसे इसमें से I धारा जाती है तो I2 माइनस, इसमें से I धारा जाएगी तो इसमें से कितनी जाएगी, I2 डैश माइनस I धारा जाएगी। यानी धारा क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, धारा का क्या हो जाता है, वितरण हो जाता है, धारा फिर से वितरित हो जाती है, जिसे बोलते हैं धारा का वितरण नियम। धारा का वितरण नियम यहाँ लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि जनित्र ने तो धारा दी है कितनी, I2 डैश। अगर आपको Z2 में तो निकालनी हो ना, तो Z2 में तो धारा कितनी जा रही है, I2 डैश जा रही है, पर आपको Z2 डैश आपको Z2 में नहीं निकालनी, आपको किस में निकालनी है, Z1 में निकालनी है। और Z1 में I2 डैश धारा थोड़ी जा रही है, Z1 में तो धारा वितरित होगी, क्योंकि ये I2 डैश आधी इधर चली गई, आधी इधर चलेगी। अब कितना पार्ट इसका इस ओर जा रहा है वो किससे ज्ञात होता है, धारा के वितरण नियम से होता है। सबसे पहले तो आपको I2 डैश का मान ज्ञात करना है। मान यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहले I2 डैश का मान ज्ञात करेंगे। तो I2 डैश का मान ज्ञात करें तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा E2, कितना आएगा, E2 आएगा ऊपर तो, और भाग में ये जो इसका Z है ये आएगा, Z कितना है बच्चों, ये है Z2, ठीक है। Z2 के श्रेणी क्रम में आगे की टर्म जुड़ी हुई है, पर आपस में जो जुड़े हुए हैं वो कौन से क्रम में, समांतर में है। तो ऊपर इनकी गुणा किसकी, Z1 की, Z3 की, और नीचे इनका जोड़, ठीक है। क्यों, क्योंकि Z1 Z3 कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, और इनके श्रेणी क्रम में जुड़ा है कौन, Z2, ठीक है। इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये I2 डैश, ये E2, और एलसीएम क्या है, Z1 प्लस Z3 क्या है, एलसीएम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ये बनेगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3, ठीक है। ये तो आएगा नहीं, प्लस Z1 और Z3, और ये टर्म कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो आपका I2 डैश जो आएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, I2 डैश जो है वो कितना आएगा, ये आएगा E2, ऊपर आएगा Z1 प्लस Z3, और भाग में क्या आएगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। ये किसका मान है बच्चों, ये I2 डैश का मान है। ध्यान रखना I2 डैश का मान है, इसका मान तो अभी हम लोगों ने ज्ञात किया ही नहीं है। देखिए आगे, इतना मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया I2 डैश का, ठीक है। अब देखिए ये I2 डैश जो है यहाँ जा करके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक पार्ट इसका Z3 की ओर आ रहा है और एक पार्ट किस ओर जा रहा है, Z1 की ओर जा रहा है। यानी इस लूप में जो धारा आ रही है वो अलग आ रही है, उसका मान Z1 में से जाने वाली का मान क्या ले लेते हैं, I1 डैश तो ले चुके हैं, तो I1 डबल डैश ले लेते हैं। I1 तो टोटल आ जाएगी, I1 डैश हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, और अब I1 डबल डैश ले लेते हैं। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है I1 डबल डैश का। किसके बराबर होगी बच्चों, तो वितरित कौन सी हो रही है, वितरित हो रही है I2 डैश, वितरित कौन सी हो रही है, I2 डैश वितरित हो रही है, ठीक है। I2 डैश वितरित हो रही है। धारा का वितरण नियम आपको लगा देना है। तो ऊपर क्या आएगा, Z3 आएगा, और नीचे क्या आएगा, Z1 प्लस Z3 आएगा, ठीक है। धारा का वितरण नियम, कौन सा नियम लगाया, धारा का वितरण नियम लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि I2 डैश को आपको क्या करना है, वितरित करना है। जिसको भी वितरित करना है उसको आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, जो पार्ट बच जाए उससे, और भाग में दोनों के जोड़ से, ठीक है। तो धारा के वितरण नियम को लगा दिया, I1 डबल डैश, ठीक है। अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बता देना, मैं फिर से इसकी क्लास बनाऊंगा, तो अलग से आपको आपके जितने डाउट है उनकी क्लास बना दूंगा कि कौन सा नियम किस काम में आता है, ठीक है। तो I1 डबल डैश का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो I2 डैश का मान तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। आपको बस मल्टीप्लाई करना है Z3 Z1 प्लस Z3 से, किसको, I2 डैश को। तो लिख देते हैं कितना है ये, E2 Z1 प्लस Z3, और भाग में टोटल टर्म है ही Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 और Z3 Z1, ठीक है। ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, पीछे क्या बचेगा, I1 डबल डैश बराबर बचेगा E2 Z3 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये बच्चों ये वाला मान देख लीजिए आप लोग, ये मान ये सेम है, ठीक है। E2 Z3
Z1 Z2 Z3 ये वाला जो मान है वो क्या है, सेम है। तो टोटल जो Z1 में करंट जा रहा है, दो आगे एक करंट तो I1 डबल डैश आ गया, और एक पीछे जो डायग्राम बनाया था उससे कितना आया था, I1 डैश आया था, यह मैंने लिख करके आपको बताया था, ठीक है। और ये कितना आ गया, I1 डबल डैश आ गया। तो ये आपकी थ्योरम क्या बोलती है कि किसी एक अवयव में प्रवाहित धारा का मान सभी धाराओं के जोड़ के बराबर होगा जो अलग अलग जनित्रों के कारण प्रवाहित धारा जो धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक तो I1 डैश और एक I1 डबल डैश, तो दोनों को क्या कर लेना, आपको जोड़ देना है, ये E1 जनित्र की वजह से और ये E2 जनित्र की वजह से। पर यहाँ आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखोगे क्या, कि जो पीछे डायग्राम बनाया था उसके अंदर धारा इस ओर जा रही थी, पर यहाँ धारा देख रहे हो आप लोग इसमें इस तरफ जा रही है, यानी पहले तो Z1 में धारा इस ओर जा रही थी, पर ये धारा इस ओर आ रही है, तो ये प्लस की आएगी और ये क्या आएगी, माइनस की आएगी, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, माइनस लगा है। इसी प्रकार आप लोग इसे भी क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, इसी तरीके से सिद्ध हो जाएगा। तो बच्चों ये थी आपकी अध्यारोपण प्रमेय, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों की प्रमेय को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।